डॉक्टर साहब जरा जोश ना हेलो बुलाओ। हेलो एवरीवन। That's good. I am Vikrant Raj Karsal, motivational speaker, business consultant, career guidance and life coach. तो आप सब लोग हैं BBA, BCA and BCom. That's very good. और BCom वाले कौन है? Okay. तो जो आप BCom कर रहे हैं, that is something special. इसमें कुछ आप क्या चीज का अपना इसमें कुछ आपके लिए एक्स्ट्रा कुछ ऐड ऑन है इसमें? टैली टैली इन वेरी गुड टैली। तो मैंने आपसे पूछा कि यू आर इन गुलजार तो कुछ स्पेशल होगा तभी आप बीकॉम ना कर रहे हैं, सो टैली इज वेरी गुड। और बीबीए स्टूडेंट कौन से हैं? बाकी सारे बीसीए वाले। एक बार बीसीए वाले भी आप क्या कर दीजिए। तो मैं थोड़ा सा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि चलो बीसीए समझाया कि बीसीए ज्वाइन किया सभी ने कंप्यूटर अपडेट्स के लिए, नॉलेज के लिए, और बीकॉम किया वो भी समझाया, लेकिन बीबीए वालों से पूछना चाहूंगा कि आपने बीबीए क्यों चूज की? तो बीबीए में आप बीबीए वाले कौन से हैं? आपने बीबीए क्यों चूज किया? ओके, एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं आप। तो इसके बाद फिर एमबीए करोगे बीबीए के बाद? ओके, तो आप बिजनेस क्लास फैमिली से हो? अपना स्टार्टअप करना। तो क्या प्लान है आपका स्टार्टअप का? सर पहले एफिलिएट मार्केटिंग। कौन सी? एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, उससे थोड़ा पैसा आएगा शेयर मार्केट में। तो शेयर मार्केट में कर दो। शेयर मार्केट की नॉलेज है आपको? पहले कभी इन्वेस्ट किया? बढ़िया बच्चा है, इसको काफी कुछ पता है इसमें आगे करना क्या है। तो आप भी बीबीए कर रहे हैं, आपने क्यों चूज किया? सर मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूं। आप दोनों सेम ही हो? ओके, स्टॉक मार्केट में ही क्यों ट्रेडिंग करनी है? एक्चुअल में जो इनका जवाब है उनसे पता लगता है कि इनको काफी हद तक पता है, लेकिन जो आपका जवाब है इससे ये लग रहा है कि आप स्टॉक मार्केट इनके साथ लग के करना चाहते हो। तो स्टॉक मार्केट में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो वो ये सोच कर लगाना कि भी ये पैसा खत्म भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और डबल ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कि आप शेयर मार्केट की नॉलेज लो कि कौन सा शेयर पिछले 6 महीने में ऊपर गया, कितना नीचे आया, कितने परसेंटेज में उसमें ग्रोथ दिखी है, कितना वो नीचे डाउनफॉल गया, सेंसेक्स कैसे गया, निफ्टी कैसे चढ़ा, कैसे गिरा, उसके बाद ही पंगा लेना। कम से कम 6 महीने, साल, 1.5 साल की पूरी स्टडी के बाद इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना। क्योंकि अगर आपने 10-20 हजार की इन्वेस्टमेंट कर दी और बाद में आपके पास पैसे नहीं बचेंगे कि और कहां से लगाऊं, ठीक। तो आज हम ना आप लोगों के साथ रूबरू हुए हैं। गुलजार कॉलेज ने आज ये सेशन अरेंज किया कि आप लोगों को कुछ नया समझा पाए, कुछ बता पाए, ताकि आप अपनी करियर में, अपने लाइफ में और अपने स्पोर्ट्स को अच्छे से करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म अचीव कर पाए। जो बीसीए कर रहे हैं उनका क्या मकसद है बीसीए करने का? मैडम आप बीसीए कर रहे हो ना? आप बीसीए कर रहे हो ना? आप क्या कर रहे हो? बीकॉम। बीसीए कौन कर रहा है? आप कर रहे हो? तो मैडम बीसीए, आपने बीसीए क्यों चूज किया? सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है आपको। सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में पहले पढ़ा कभी? नहीं पढ़ा। कितने तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं आपको पता? नहीं। इसके लिए जैसे आपको कॉलेज पढ़ाएगा ना, उसके साथ साथ आप अपनी नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू करिए। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं, अगर आप खुद को टाइम नहीं दोगे
तो जो टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं सिर्फ उतनी नॉलेज ही आपके पास रह जाएगी। एक्स्ट्रा नॉलेज इकट्ठी करने के लिए आपको सहारा लेना पड़ेगा यूट्यूब का, गूगल का, ताकि आप सॉफ्टवेयर को बनाना सीखें। एंड्रॉइड ऐप्स के ऊपर काम करोगे? चलो ठीक है, बढ़िया, आप शुरुआत करिए अपने करियर की। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एक छोटी सी लाइन से, कोटेशन से, और उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। Unless we go through a painful sharpening, unless we go through a painful sharpening, what is within you not come out. समझे कुछ? जब तक हम अपने आप को एक पेंसिल की भांति, एक पेंसिल की तरह शार्प नहीं करेंगे, हमारे अंदर जो क्वालिटीज हैं, जो खूबियां हैं, वो बाहर नहीं आ पाएंगी। समझे आप? ये मान लीजिए एक पेंसिल है, समझिए ये पेंसिल है और इसका लिड बार नहीं है, मैंने इसको यूज करना है। क्या मैं इसको बिना शार्प किए यूज कर सकता हूं? क्या मैं इसको बिना शार्प किए यूज कर सकता हूं? ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ओके, तो अगर इसको शार्प करना है तो इस पेंसिल को थोड़ा सा कष्ट भी होगा, थोड़ा सा कष्ट तो होगा ना इस पेंसिल को, तभी से लिड बार आएगा, तभी मैं उसको यूज कर पाऊंगा। इसी तरह अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए अपने आप को हर समय, हर बार शार्प करना होगा, ताकि हम अपने अंदर परफेक्शन लेके आ सकें। समझे? अभी एक छोटी सी गेम खेलते हैं, बहुत छोटी सी गेम है। उस गेम को खेलने के बाद आपको ये समझ आ जाएगा कि हमने ये गेम खेली क्यों। तो ये टीम बिल्डिंग के ऊपर गेम है। आइए, आप 9 लोग मेरे पास आ जाओ, 9 10 आ जाओ, 10 लोग यहाँ पे। चार बंदे हो रहा हूँ, 4 लोग और। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, सात, आठ। आजा 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 आजा। हाँ भाई, तुम भी आ जाओ, साथ वाले भी दोनों आ जाओ, दोनों आ जाओ, दोनों आओ, आजा आजा। फायदा ही होगा, अगर अभी ना उठे तो फिर कभी उठ नहीं पाओगे। जिनके पास नंबर गेम खेलेंगे, ये गेम है टीम बिल्डिंग के ऊपर। ठीक, मैं कुछ नंबर्स लिख के इनको दिखाऊंगा और ये उस अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज करेंगे। समझ गए? सबके पास एक एक नंबर है, 0 से लेके 9 तक, और मैं एक 5 फिगर, 4 फिगर, 3 फिगर, 2 फिगर, इस तरह से नंबर्स लिखूंगा और ये उस अकॉर्डिंग अपनी अपनी टीम के पास पहुंच के उस नंबर को अरेंज करेंगे। ठीक, रेडी हो? समझ गए? मतलब कि सबके पास एक एक नंबर है 0 से 9 तक, और मैं उस अकॉर्डिंग आपको एक न्यूमेरिक लिख के दूंगा, आपने उस अकॉर्डिंग अरेंजमेंट करना है, इकट्ठे होना है। ठीक है?
पहला है 946 हाँ अरेंज हो जाओ 946 बनो इकट्ठे होके 946 That's good. अभी हम एक और नंबर लिखते हैं 10,546 10,546 बेस्ट गुड। अब हम एक और नंबर लिखते हैं 1092 ओके। अभी एक और नंबर लिखते हैं 10,142 1142। मैं यही चीज आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें मिसिंग क्या है। वन मिसिंग है। कौन सा वन मिसिंग है? हाँ, तो यही चीजें हैं कि आपने जब मैंने आपको ये पकड़ाया तो आपने सिर्फ इन नंबर्स को 0 से 9 तक पकड़ लिया, लेकिन आपने अपने माइंड में ये उसी समय सवाल ये किया कि सर अगर हमारे पास एक ही नंबर में 2 डिजिट रिपीट होते हैं तो हम उस समय क्या करेंगे। और अभी भी जब मैंने ये नंबर बोला तो आप लोगों ने अरेंजमेंट शुरू कर दिया, लेकिन एक बार ये नहीं सोचा कि सबके पास नंबर तो एक एक है। और अभी अगर मैं एक नंबर और लिखता हूं 9,400 ओनली 9,004 तो उसमें क्या मिसिंग है? 0। और अगर यही नंबर लिखता हूं 1,140 अब इसमें कितने नंबर मिसिंग है? 2। कौन से? 1 and 0। वेरी गुड। तो ये गेम का मतलब क्या था कि हमारी कंसंट्रेशन कितनी है एक दूसरे के साथ। आप लोग उठ के आए जब मैंने आपको ये कागज पकड़ाया और आपने ये नहीं सोचा कि इसमें कौन कौन सी चीजें मिसिंग हैं। ठीक, कौन कौन सी चीजें मिसिंग हैं। अभी हम एक गेम और खेलेंगे, बट हम 3 चेंज कर देते हैं। अब नए बंदे आ जाओ, कुछ और आ जाओ, 3 4 5 जितने मजा उतने आ जाओ। 5 आ जाओ, एनी 5 कोई भी आ जाओ। सर आ जाइए भाई साहब, आ जाइए, प्रस्थान कीजिए यहाँ पे। हम हो गए हैं 6 लोग, है ना? अभी लोग एक एक पेपर पकड़, 1 2 3 4 5 6। अब क्या करना है आप लोगों ने? ये वो नहीं छोड़ो। अब पता क्या करना है? ये पेपर है प्लेन, इसको पहले आप फोल्ड कर दो जैसे मैंने, ठीक है? दोबारा इसको खोल लेना, ठीक है? इसको फोल्ड करने के बाद जहां जहां से टीयर करने को कहूंगा वहां से आप इसको टीयर कर, ठीक है? जहां जहां से बोलो, आंख बंद कर, ठीक है? मैं बोलूंगा टीयर इट,
आपने उस अकॉर्डिंग जहां से वो टीयर करना होगा टीयर कर देना, पर आंख बंद कर दो सब मिल, ठीक है। अब इसको एक बार दोबारा खोल लो और इसको दोबारा खोल लो। अब इनको एक बार दोबारा से प्रॉपर फोल्ड करके आंख बंद कर दो। आंख बंद करके इसको फोल्ड करो, आंख बंद करके फोल्ड करो। आंख नहीं खोलनी है, आंख नहीं खोलनी। मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा टीयर इट, आपने इसको वहीं से टीयर कर दिया, ठीक है। कहीं से भी कर देना जहां से आपको टीयर इट, फाड़ मैं इसको फाड़ दूंगी टीयर इट, आंख बंद करके मैडम टीयर करना है, खुद के साथ ही कहीं से भी फाड़ दो इसको मैडम, लाइक जहां से फाड़ दो, ऐसे फाड़ दो इसको, ऐसे पीछे नहीं, ठीक है, वहीं से टीयर करना। टीयर इट थोड़ा सा फाड़ो, टीयर 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 चलो ओके, मैं तो पकड़ा। अब ये भाई साहब ने इसको चकनाचूर कर दिया, जबकि मैंने कहा था कि आपने इसको थोड़ा थोड़ा फाड़ना है। चलो कोई बात नहीं है, ठीक। अब दूसरा कि आप अपने अपना पेज खोलिए। इन्होंने भी इसको ऑलमोस्ट फाड़ ही दिया। जो आप इसको खोल के ऐसे रखो, सारा पेज खोल, आप भी खोलिए, आप भी खोलिए इसी तरह से, आप भी खोलिए, खोल दो, खोल दो। अब क्या है कि इसको करने का मतलब क्या है, सबको डायरेक्शन सेम दी मैंने कि टीयर इट फाड़ दीजिए, टीयर इट फाड़ दीजिए। सबकी आंखें बंद थी, सबने अपने अपने दिमाग से उसको वहीं से फाड़ दिया। मतलब क्या है इससे, इससे समझने को ये मिलता है कि हम सब लोग यूनिक हैं, हम सब लोग सबसे यूनिक हैं, किसी का किसी के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इनकी पर्सनैलिटी अपनी है, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को दर्शाया, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को दर्शाया, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को दर्शाया, इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को दर्शाया और इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को दर्शाया। मतलब अगर आप लोग एक दूसरे के साथ अपने आप को कंपीट करते हैं, मुकाबले में लाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई हार गया तो वो उस गेम में पीछे रह गया या नालायक है, नहीं। वो बंदा अपने आप में यूनिक है, उसमें अपने आप की क्वालिटीज हैं, वो उस चीज को अपने अकॉर्डिंग कर सकता है। तो इस दुनिया में हर इंसान बेहतर है। तो इन दो गेम्स को खिलाने का मतलब पता क्या था, इन दो गेम्स को खिलाने का मतलब सिर्फ इतना था, जो मैंने पहली गेम खेलवाई उसमें आपका मैंने कंफ्यूजन लेवल, कॉन्फिडेंस लेवल और कंसंट्रेशन लेवल को चेक किया। जब मैंने आपको 0 से 9 तक का पेपर पकड़ाया तो उसमें से किसी ने भी ये नहीं सोचा कि भी 0 से 9 तक का है, इसका करना क्या है। देन उसके बाद मैंने आपको समझाया कि मैं नंबर सीखूंगा और आपने उस अकॉर्डिंग अपने आप को अरेंज करना है। उस समय भी किसी ने ये नहीं सोचा कि अगर कोई नंबर ट्वाइस टाइम उसमें आता है, एक ही डिजिट 2 बार आता है, तो हम उसको कैसे अरेंज करेंगे, उसको हम कैसे क्वेश्चनिंग करेंगे। अगर उसी समय हम एक क्वेश्चन कोई भी इनमें से अरेंज करता, पूछता, तो शायद वो गेम खिलवाने की जरूरत ही ना पड़ती, क्योंकि मेरे को तभी आंसर मिल जाता कि मेरी टीम में कितने बंदे उस चीज को जज कर रहे हैं। सेकंड, अभी खिलवाया, इसको पेज को फाड़ा, तो सबकी डायरेक्शन सेम थी। इसीलिए जब आप काम करते हो, आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे, अब जब आपकी क्लास शुरू होगी, आपके टीचर्स पढ़ाएंगे, सबके लिए सेम डायरेक्शंस होंगी, सेम ढंग से पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि इसको कोई बेहतर पढ़ाएंगे, इसको कम पढ़ाएंगे, उसको ज्यादा पढ़ाएंगे, ऐसे सब कुछ सेम पढ़ाया जाएगा, लेकिन सब अपने नजरिए से उसको एक्सप्लेन करेंगे। नालायक कोई नहीं है, लेकिन सब में एक यूनिकनेस है। तो अभी आप बीकॉम करोगे, बीकॉम के बाद कोई अकाउंटेंट लगेगा, कोई सीपीटी करके सीए की कोचिंग लेगा, या कोई एमबीए करेगा, या जो बीबीए कर रहे हैं वो आगे एमबीए करेंगे,
या जो आगे बीसीए कर रहे हैं वो बीसीए कर रहे हैं वो एमसीए करेंगे, ठीक है, पीजीडीसीए करेंगे। तो इस तरह के जो स्टूडेंट्स आगे कोई ना कोई कोर्सेज को पकड़ेंगे या जॉब करेंगे या करियर में जाएंगे, उनको भी सेम तरह की डायरेक्शंस मिलेंगी, सेम तरह की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, लेकिन उसको वो किस तरह से देखते हैं, कैसे ग्रैब करते हैं, कैसे पकड़ते हैं, ये डिपेंड करता है उनकी यूनिकनेस के ऊपर। तो कभी भी आप लोगों ने एक दूसरे को देखकर अपने करियर पाथ को चूज नहीं करना। हो सकता है जो मैडम सामने बैठे हैं इनमें ऐसी क्वालिटी हो कि जो सबसे बेहतर दिखे, लेकिन किसी के पीछे लग के वो अपनी क्वालिटी को जीरो कर सकते हैं। और हो सकता है उनमें जो क्वालिटीज हैं उस क्वालिटीज को पकड़ के कोई और उनसे बेहतर निकल सकता है। आपने कभी अगर कंबाइंड स्टडी की है, उसमें आपने देखा होगा, किसी भी कंबाइंड स्टडी की है दोस्तों के साथ बैठ के, तो जो बच्चा अपने साथी को पढ़ा रहा होता है, टॉपिक समझा रहा होता है, उसके अक्सर नंबर उससे कम आते हैं ज्यादातर। क्यों? क्योंकि वो अपनी एनर्जी उसको समझाने में लगा देता है, और जो समझ रहा होता है वो चुप करके उसको समझ रहा होता है, उसको अंदर से अपने ढंग से प्लान कर रहा होता है। जिससे क्या होता है कि हम अपनी एनर्जी वहां वेस्ट कर देते हैं, और हम उतना ही समझ पाते हैं जितना उसको समझा रही होती है, और हम उतना ही लिख के आते हैं, उसी अकॉर्डिंग नंबर आती है। लेकिन जो समझ रहा होता है, जो कुछ नहीं बोल रहा, वो जितना समझ रहा है आपसे वो तो समझ ही रहा है, उसके साथ साथ अपने दिमाग के घोड़े भी चला रहा है किसको और बेहतर कैसे करो। तो हो सकता है जिसके साथ आप हो उसके पीछे रखिए, आप अपना नुकसान कर ले लेकिन उसका फायदा कर। तो कभी भी अपना नुकसान नहीं करना, अपने करियर के गोल्स को अचीव करने के लिए हमेशा फोकस्ड और कंसंट्रेशन के साथ चलते हैं। अब हम एक स्टोरी को पकड़ते हैं, उस स्टोरी से हम शुरू करते हैं आपको समझाना कि आप में से कितने लोगों को गाड़ी चलानी आती है? कार कितने लोग चला लेते हैं? ओके, तो कितने लोग हैंड ब्रेक उठा के कार चलाते हैं? नहीं चलाते। क्यों? क्यों नहीं चलाते? ओके, और क्यों नहीं चलाते भाई? चलानी नहीं आती। और किसको चलानी आती है? और कोई है किसको चलानी आती है? तो हैंड ब्रेक को लगा के गाड़ी क्यों नहीं चलाते भाई? हैंड ब्रेक उठा के गाड़ी क्यों नहीं चलाते? जब हम लोगों को इतना पता है कि हैंड ब्रेक को लगाकर गाड़ी नहीं चलाते, तो हमने अपने जीवन की हैंड ब्रेक क्यों उठा के रखी हुई है? कभी ये सवाल किया अपने आप से? कभी ये प्रश्न अपने आप से किया? जब हम इतने समझदार हैं कि अगर गाड़ी की हैंड ब्रेक लगी होगी तो गाड़ी मूव नहीं करेगी, या गाड़ी पे प्रेशर पड़ेगा, जब उसके वेस के ऊपर प्रेशर पड़ेगा उसका नुकसान होगा, तो हम अपनी लाइफ का हैंड ब्रेक क्यों चलाकर चल रहे हैं? क्यों हम अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते? क्यों हम ये नहीं सोचते कि अगर मेरी लाइफ में कंफर्ट रहेगा तो मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो मैं कंफर्ट जोन क्यों नहीं छोड़ता? आप में से कितने लोग कंफर्ट जोन में हैं? कंफर्ट जोन पता क्या होता है? पता सबको? तो आप में कितने लोग कंफर्ट जोन में हैं? कोई नहीं है। पक्की बात है। अगर आप लोग कंफर्ट जोन में नहीं है ना तो बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर आप कंफर्ट जोन में हो ना तो आप अपने सबसे बड़े दुश्मन, सबसे बड़े दुश्मन, क्योंकि कंफर्ट जोन कभी भी आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। एक एम्प्लॉई था, उसकी सैलरी थी 20,000 महीने, वो कभी भी प्रमोशन नहीं लेता था। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि मैं यहाँ बैठा हूँ जहाँ पे मेरे को बैठे का 20,000 मिल रहा है। अगर मैं प्रमोशन लूंगा ठीक है, मेरी सैलरी में 5-10 हज़ार का इजाफा जरूर होगा, लेकिन मेरे को उसके बाद प्रेशर भी पड़ेगा, बर्डन भी पड़ेगा, और मेरे को आगे सरवाइव करना मुश्किल लगेगा। ठीक? तो उस इंसान ने कभी प्रमोशन नहीं ली। जब वो रिटायर हुआ
तो वो उतने पे घिस-पिट के रिटायर हुआ और उसने अपनी लाइफ में कुछ भी ग्रोथ नहीं की। क्यों? उसने अपना पूरा जीवन कंफर्ट जोन में निकाल दिया। तो अगर आप अपने जीवन में, अपने करियर में एक अच्छा पाथ चुनना चाहते हैं तो आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। कंफर्ट जोन कहाँ होता है? जैसे आप अपनी क्लास में गए, अब ये डेस्क इनका है, ये यहीं बैठती है कि मैं यहीं बैठूंगा हमेशा, मैं कहीं और नहीं बैठूंगा, तो ये डेस्क इनका कंफर्ट जोन। मैं इसके साथ ही बैठूंगा तो ये इंसान इसका कंफर्ट जोन है। इसका इसके बिना मन नहीं लगेगा तो ये कंफर्ट में है। कब तक ये साथ रहेंगे? यही 3 साल 4 साल जो इनके ग्रेजुएशन किए हैं। देन उसके बाद अलग तो होना ही पड़ेगा, जॉब के लिए, कुछ करने के लिए, आउट ऑफ इंडिया जाने के लिए अलग तो होना ही पड़ेगा। जब तब अलग होंगे तब तक हम अपना कितना नुकसान कर चुके होंगे। मैंने पिछले सेशन में एक कहानी सुनाई है KFC की, तो उसी में भी यही बताया कि भी वो इंसान कभी कंफर्ट में नहीं रहा। वो 1009 बार फेल हुआ, उसके बाद भी उसने कंफर्ट में कभी नहीं किया और मेहनत करता गया और आखिर में एक सक्सेस हासिल की। तो इसी तरह अगर आप लोग BCA कर रहे हो, BCA में वो मैडम कहती मैं सॉफ्टवेयर तैयार करूंगी। अब मैडम ने कहा सॉफ्टवेयर तैयार करूंगी, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को कैसे तैयार करोगे? आपके पास उस बेसिक्स को समझने के लिए किसी से आपने नॉलेज ली, कोर्स को ज्वाइन करने से पहले किससे ली? वो क्या करते हैं इसको टीचर आपके हैं? इंग्लिश टीचर थे तो उनको ने BCA की सलाह क्यों दी? उनके घर में किसी ने की थी BCA? हाँ। और इसके अलावा फिर आपने किसी और से सलाह ली? क्या आपने अपना कैलिबर चेक किया कि आप जिस चीज को ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है? क्या आपने खुद को सेल्फ एनालिसिस किया? क्या आपने इसको आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से पूछा कि जिस प्रोग्राम में मैं जा रही हूँ उस प्रोग्राम का मेरे को बेसिक्स कितना भी है? क्या आपको MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल सारा पढ़ा था पहले आपने? तो आपको आता है गुड। मैं आपको विशेष मिली कि आप आगे बढ़े और इसमें अपना अचीव करें। तो इतने लोग हैं जिन्होंने अपने दोस्तों के और टीचर्स के पास सुनकर कोर्स को ज्वाइन किया। कितने लोग हैं? और कितने लोग हैं जो खुद की इच्छा से कोर्स को ज्वाइन किया? आप क्या करें? BCA, BBA। आपने BBA क्यों ज्वाइन की? बिजनेस लाइन में जाना। तो कौन सा बिजनेस आपका प्लानिंग आपके बिजनेस की? नहीं, कौन सा बिजनेस आप करोगे, जॉब करोगे, कौन से बिजनेस में आप आना चाहते हो, किस तरह का बिजनेस आप शुरू करना चाहते हो? नहीं, अपना बिजनेस स्टार्टअप करना तो उसके लिए प्लान बनाओ ना कि मैं कौन सा बिजनेस करूँ, मेरा कौन सा प्रोजेक्ट करने का मन है। अगर जॉब करनी पड़े तो कहाँ जॉब करने का मन है? अरे यार तुम लोग सारे स्टॉक्स वाले बैठे हो, मैं बढ़ा रहा हूँ तुम लोगों से। यार तुम लोग सारे स्टॉक्स वाले हो, भी मैं शेयर मार्केट कैसे लगाऊंगा? BBA में कहाँ पढ़ाते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे लगाओगे? मेरे को बताओ पहले यार। वो भी स्टॉक वाला बंदा, ये भी स्टॉक वाला, ये भी स्टॉक वाला है। मेरे ख्याल में तुम लोग सारे स्टॉक मार्केट वाले ही हो। मेरे को लग रहा है घर वालों के पैसे तुम लोग लगता है 7-2 साल पापा तुम्हारे से डंडा लेके भाग रहे होंगे। पक्की बात है। मैं आज तक नहीं पैसे स्टॉक मार्केट से। ये कर रहे पांदी है, ये कर रहे हैं। स्टॉक मार्केट में अगर आप लोगों में से जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं ना, वो एक बात को ध्यान दें कि अगर आप स्टॉक मार्केट में, चाहे आप कमोडिटी में हो, चाहे आप दूसरे स्टॉक्स में हो, शेयर्स में हो, तो अगर इसमें आप पैसा लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इनकी स्टडी करिए। जिसको कहते हैं हम ना टिप्स मिलती हैं, टिप्स के बेस के ऊपर पैसा मत लगाओ। आपके पास बहुत टाइम है, अगर आपको इस चीज में पैसा दिखता है, ग्रोथ दिखती है, तो टिप्स के ऊपर पैसा ना लगाओ, पैसा लगाओ
आप अपने नॉलेज के ऊपर कि जिससे आपको नॉलेज इकट्ठी हो, चाहे किसी से ट्रेनिंग लेकर इसकी नॉलेज इकट्ठी करो कि कैसे हम स्टॉक्स को समझ सकते हैं, कैसे इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो आज नहीं तो कल ये पैसे आपके जीरो हो जाएंगे अगर आपने इसको नहीं बिना स्टडी के किया, क्योंकि तुक्का एक बार लगता है, 2 बार लगता है, 10 बार लगता है, हर बार तुक्का नहीं। और जब ये नुकसान होगा तो बहुत बड़े लेवल पे होगा और तब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बीबीए स्टूडेंट्स के या बीसीए स्टूडेंट में एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है? क्या एक बीसीए स्टूडेंट को एक प्रोजेक्ट दिया जाए तो वो अकेला उस प्रोजेक्ट को बना सकता है? टीम। तो किस चीज की जरूरत है सबसे पहले? टीम। टीम में किन किन चीजों की मेन रिक्वायरमेंट होती है ताकि वो टीम अच्छे से काम करे? है कोऑर्डिनेशन और है कम्युनिकेशन और कॉन्फिडेंस और स्किल्स और है प्लानिंग और पार्टिसिपेशन और ऑर्गेनाइजिंग। वेरी गुड। स्टाफिंग ठीक। और डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेशन। वेरी गुड। मतलब कि आप लोगों को पता है कि टीम को बिल्ड करने में हमें इन चीजों की जरूरत चाहिए। तो क्या आप इन चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो? नहीं। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमें उसकी जरूरत महसूस नहीं होती। अगर आपने एक टीम में काम करना है, जैसे वो मैडम कह रही मैं बीसीए कर रही हूँ, उनको कोई प्रोजेक्ट दिया जाता है तो उस प्रोजेक्ट में वो अकेले काम नहीं करेंगे, उनके साथ एक टीम होगी। तो उस टीम को हम कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, कैसे आपस में ताल्लुक बनाएंगे? एक बंदा डिजाइनिंग कर रहा है, एक बंदा ग्राफिक्स के ऊपर काम कर रहा है, एक बंदा कोडिंग के ऊपर काम कर रहा है, एक बंदा उसकी स्क्रिप्टिंग के ऊपर काम कर रहा है, तो वो पूरी टीम होगी ना। तो उसमें कोऑर्डिनेशन कैसे बिठाई जाएगी? चेस खेली आप लोगों ने कभी? सभी ने खेली है चेस? चेस से कुछ सीखा आप लोगों ने? क्या सीखा? टीम एंड यूनिटी। वेरी गुड। चेस हमें ना बिल्कुल सही बोला इन्होंने, टीम एंड यूनिटी। चेस हमें सिखाती है कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन कि कैसे हमने एक दूसरे के साथ अच्छी कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के साथ चलना है। ठीक, किस तरह से हमारे पास में 16 प्लेयर, 8 प्यादे होते हैं, 2 घोड़े होते हैं, 2 ऊंट होते हैं, 1 रानी, 1 राजा और 2 हाथी होते हैं। 16 प्लेयर एक टीम में होते हैं जो मिलकर दूसरी टीम के ऊपर हमला करते हैं एक प्लानिंग के साथ। तो सबसे पहले क्या देखी जाती है? कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन। जब आप एक प्रोजेक्ट में काम करेंगे, उस प्रोजेक्ट में आपको कुछ न्यू कमर्स मिलेंगे, कुछ आपके सीनियर्स होंगे, उसमें एक प्यून भी होगा जो आपको हर समय चाय पिलाता होगा, पानी ला के देता होगा। तो वो टीम वर्क आपको मेंटेन करना होगा, उसके साथ कोऑर्डिनेशन बनाना होगा ताकि आप उस टारगेट को अचीव कर सको। दूसरा शतरंज हमको ये सिखाती है कि अगर हमने कोई बड़ा लक्ष्य हासिल करना है तो हमें एक बड़ी उछाल मारने के लिए 2 कदम पीछे आना पड़ता है। अक्सर हम लोगों में क्या कहा जाता है कि जो थोड़े से पीछे हट गया उसको कहते हैं ये बंदा डर गया। एक शेर भी शिकार करने के लिए 2 कदम पीछे आता है ताकि वो एक बड़ी उछाल भर सके। उसी तरह शतरंज हमें ये सिखाती है किस ढंग से हम लोग एक बड़ी उछाल के लिए 2 कदम पीछे आते हैं। अब एक राजे को अगर घेरना है तो सारी टीम मिलकर प्लानिंग करती है, 2 कदम पीछे होती है, 2 कदम आगे करते हैं, उसको हम पूरा टारगेट करके
चेक एंड वेट देती है। तो चेस हमें सिखाती है, शतरंज सिखाती है किस ढंग से हमने पीछे हट के आगे की ओर बढ़ना। तीसरा, रिस्पेक्ट। आपकी टीम में कोई छोटा है, कोई बड़ा है। ऐसा नहीं है कि आपका बॉस है या आपका टीचर है तो आप उसकी तो बहुत प्रशंसा कर रहे हो, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो नया है, जिसको काम नहीं आता, जो उसकी आपकी हेल्पिंग हैंड है, उसकी आप रिस्पेक्ट नहीं करते, तो एक बार याद रखिएगा, अगर आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे तो आपका सीनियर भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। क्योंकि चेस में छोटे छोटे प्यादे भी एक अहम रोल अदा करते हैं एक राजा को मारने के लिए। उसी तरह अगर आपकी टीम में एक कमजोर इंसान है, वो भी आपके लिए हेल्पफुल है अगर आप उस युद्ध को जीतना चाहते हैं, उस फाइट को जीतना समझिए। तो आप लोग चाहे बीकॉम कर रहे हो, चाहे बीसीए कर रहे हो, चाहे बीबीए कर रहे हो, चाहे किसी ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, चाहे किसी ने नौकरी करनी है, चाहे किसी ने कोई स्टार्टअप करना है, चाहे जो बिजनेस करना है, उसको चलाने के लिए हमें एक टीम की जरूरत है। जो टीम हम लोगों को आगे बढ़ने में मदद करेगी। एक कोऑर्डिनेशन की जरूरत है, एक कोऑपरेशन की जरूरत है और रिस्पेक्ट की सबसे ज्यादा जरूरत है। तभी हम अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। मेरा बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लोग मेरे से बहुत छोटे हो और मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि भी जो गलतियां हम लोगों ने की हैं वो आप लोग ना करो। मेरा हर सेशन में यही मकसद होता है कि जो गलतियां मेरे से हुई या जो कमियां मुझ में रही, एटलीस्ट मेरे सामने वालों को मैं उन गलतियों को करने से रोक सकूं या समझा सकूं कि वो गलतियां ना करें जो हम की। क्योंकि हमें समझाने वाला कोई नहीं था। आपका कॉलेज आपके लिए बहुत बेहतर है जो आपके लिए ऐसे इंडक्शन सेशन अरेंज करता है। कितने कॉलेजों के पंजाब में जहाँ पे इंडक्शन प्रोग्राम होती है? बहुत कम। खन्ना जैसे शहर में मैंने जब एमबीए की, हमारा कभी इंडक्शन सेशन नहीं हुआ। मैंने जब लॉ की, मेरा इंडक्शन सेशन नहीं हुआ। यू आर लकी, आप बहुत किस्मत वाले हैं कि आपको ये कॉलेज एक इंडक्शन सेशन दे रहा है और इंडक्शन सेशन में आपको वो चीजें सिखाई जा रही हैं जो कभी आप आज से 3-4 साल बाद सीखोगे। मेरे के अलावा कई और ट्रेनर आएंगे जो आपको समझा के जाएंगे। मेरे अलावा आपके टीचर्स आपको पढ़ाएंगे जो आपको समझा के जाएंगे। ये चीजें मैटर करती हैं आपकी लाइफ।